22 अप्रैल 2025 से। जगह जम्मू कश्मीर का पहलगाम, बैसरण घाटी। यहाँ सैकड़ों श्रद्धालु और स्थानीय लोग रोज की तरह अपने काम में लगे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही मिनटों में ये शांत घाटी दहशत की घाटी बन जाएगी। कुछ नकाबपोश आतंकी जो पाकिस्तान स्थित संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े थे, चुपचाप घाटी में दाखिल हुए। उन्होंने लोगों को रोका, नाम और धर्म पूछना शुरू किया। जो भी अपने आप को हिंदू बताता, उसे मौके पर ही गोली मार दी जाती। कुछ पुरुषों से कलमा पढ़ने को कहा गया, जो पढ़ न पाए उन्हें बेरहमी से मार दिया गया। उस दिन सिर्फ धर्म के आधार पर 26 मासूम पुरुषों की जान ले ली गई। औरतों के सामने उनके परिवार उजड़ गए। पूरा पहलगाम सदमे में था और पूरा देश गुस्से में। ये कोई पहला हमला नहीं था। पिछले 2-3 दशक से पाकिस्तान की धरती पर पल रहे संगठनों ने भारत पर कई दर्दनाक वार किए थे। 2001 का संसद हमला, 26/11 मुंबई, पठानकोट, उरी, पुलवामा और 2024 में सोनमर्ग, गुलमर्ग और अन्य जगहों पर हुए हमले। लेकिन पहलगाम की ये घटना अलग थी। यहाँ इंसानियत की हर हद पार कर दी गई थी। धर्म पूछकर गोलियां चलाना, औरतों और बच्चों के सामने परिवार खत्म कर देना, इसने भारत की सहनशीलता की आखिरी सीमा तोड़ दी। दूसरी तरफ हमेशा की तरह पाकिस्तान ने वही पुराना खेल शुरू किया। कभी आतंकियों को फ्रीडम फाइटर बताना, कभी उल्टा भारत पर ही आरोप लगाने की कोशिश करना। इस बार भारत सरकार ने तय किया कि जवाब सिर्फ बयानबाजी से नहीं दिया जाएगा, बल्कि जमीन पर भी दिखेगा। सबसे पहले मोर्चा खोला गया कूटनीति और अर्थव्यवस्था पर। इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड करने की प्रक्रिया शुरू की गई, जिससे भारत को ये अधिकार मिला कि वो इंडस और उसकी सहायक नदियों के पानी के प्रवाह को नियंत्रित कर सके। इससे पाकिस्तान के कृषि क्षेत्र पर सीधा दबाव बन सकता था। अटारी बॉर्डर पर व्यापारिक आवाजाही लगभग रोक दी गई। कई तरह के वीज़ा प्रतिबंध लगाए गए। पाकिस्तान के सेलिब्रिटी, क्रिकेटर और मीडिया हाउसेस से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और कंटेंट पर भारत में कड़े प्रतिबंध लगाए गए। टीवी, OTT से पाकिस्तानी शो और फिल्मों को हटाने के फैसले लिए गए। कूटनीतिक स्तर पर मकसद साफ था, दुनिया को ये दिखाना कि आतंकवाद को खुली या छुपी सरपरस्ती देने की कुछ तो कीमत होगी। उधर दिल्ली में सुरक्षा हलकों में एक और तैयारी चल रही थी, सैन्य जवाब की। पहलगाम हमले के तुरंत बाद प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के प्रमुखों की हाई लेवल बैठकें शुरू हो गईं। इन मीटिंग्स में एक ही बात बार बार दोहराई जा रही थी, जिन ठिकानों से ये साजिशें तैयार होती हैं, उन्हें जड़ से खत्म करना होगा। सेनाओं को साफ निर्देश दिया गया कि वे जो भी जरूरी समझें वैसा ऑपरेशन प्लान कर सकते हैं। राजनीतिक नेतृत्व उनका पूरा साथ देगा। यहीं से जन्म हुआ एक बड़े, संयुक्त और गुप्त मिशन का, जिसका नाम बाद में रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम उन शहीदों की पत्नियों और बहनों की उस लकीर से प्रेरित था जिसे आतंकियों ने मिटाने की कोशिश की थी। मिशन की असली ताकत थे भारत के खुफिया संस्थान रॉ और NTRO। दोनों एजेंसियों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मौजूद आतंकवादी कैंपों पर रियल टाइम जानकारी जुटाना शुरू कर दी। थोड़े समय में तकरीबन 21 बड़े टेरर ठिकानों की लोकेशन, स्ट्रक्चर, वहां की गतिविधियां और सुरक्षा व्यवस्था का पूरा डेटा इकट्ठा हो गया। इनमें से 9 सबसे अहम और खतरनाक ठिकाने चुने गए, जहां से पुलवामा, 26/11 और पहलगाम जैसे हमलों की प्लानिंग हुई थी, जहां फिदायीन और हथियारबंद आतंकियों की ट्रेनिंग चलती थी, जहां भारत के खिलाफ अगले हमलों की साजिशें पनप रही थीं। इन 9 टारगेट्स पर लगातार सैटेलाइट, इलेक्ट्रॉनिक और ड्रोन सर्वेलेंस रखी जाने लगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए भारतीय वायुसेना की एक विशेष स्ट्राइक टीम बनाई गई। इसमें शामिल थे रफाल फाइटर जेट, फ्रंटलाइन से सटीक हमले के लिए, मिराज 2000, प्रिसिजन स्ट्राइक और गहरे अंदर तक घुसने के लिए, सुखोई 30 MKI, एयर डिफेंस और एस्कॉर्ट की जिम्मेदारी के लिए। इनके साथ साथ कुछ स्पेशल वेपन्स चुने गए। स्कैल्प क्रूज मिसाइल, लगभग 500-550 किलोमीटर दूर तक बहुत कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन के इलाके में घुसकर बिल्डिंग लेवल पर स्ट्राइक करने की क्षमता। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जमीन, समुद्र या हवा किसी भी प्लेटफॉर्म से लॉन्च, आवाज से करीब 3 गुना तेज रफ्तार, भारी वॉरहेड और तेज स्ट्राइक। हैमर स्मार्ट बॉम्ब,
जीपीएस जैम होने पर भी 70 किलोमीटर तक के टारगेट पर सटीक वार करने वाला गाइडेड हथियार। स्पाइस 2000 जैसे स्मार्ट बॉम्ब जो इमारत को अंदर से चीरकर पूरी संरचना को ध्वस्त कर सकते हैं। ऑपरेशन से पहले कई रिहर्सल मिशंस, सिम्युलेटर ट्रेनिंग और फ्लाइट पैटर्न टेस्ट किए गए ताकि असली हमले के वक्त किसी भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तारीख 6 और 7 मई की दरमियानी रात भारतीय सीमा के भीतर रफाल, मिराज और सुखोई 30 MKI जेट्स ने चुपचाप आसमान में अपनी पोजीशन ले ली। वे अपने अपने टारगेट से सेफ डिस्टेंस पर थे ताकि दुश्मन के रडार उन्हें आसानी से पकड़ ना सकें। रात के करीब 1 बजे जब पीओके और पाकिस्तान के ज़्यादातर ठिकानों पर गहरी नींद का सन्नाटा था, ऑपरेशन सिंदूर का पहला चरण शुरू हुआ। सबसे पहले निशाने पर था पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद के पास लश्कर-ए तैयबा का सवाई नाला ट्रेनिंग कैंप, वही जगह जहां से सोनमर्ग, गुलमर्ग और पहलगाम हमले में शामिल आतंकी ट्रेन होकर आए थे। जैसे ही सर्विलेंस ड्रोन से ग्रीन सिग्नल मिला, भारतीय जेट्स ने मिसाइल और बम दाग दिए। कुछ सेकंड में ही पूरा कैंप आग के गोले में बदल गया। दूसरा टारगेट था जैश-ए-मोहम्मद का सायदना बिलाल कैंप, जहां नए रिक्रूट्स को हथियार चलाने और फिदाइन अटैक की ट्रेनिंग दी जाती थी। ये भी कुछ ही मिनटों में मलबे में बदल गया। तीसरा टारगेट था कोटली इलाके में लश्कर का गुलपुर कैंप, जहां से 2023 और 2024 में तीर्थयात्रियों की बसों पर हमले के लिए आतंकी भेजे गए थे। लगातार मिसाइल एवं बमबारी से ये कैंप भी पूरी तरह तबाह कर दिया गया। इसी दौरान प्रधानमंत्री और एनएसए ग्राउंड कंट्रोल रूम से हर अपडेट रियल टाइम मिले रहे थे। इसके बाद अगली बारी आई चार भिंबर और कोटली के 2 और ठिकानों की। बानाहला कैंप, जहां जंगल में लड़ने, नकली आईडी बनाने और लॉजिस्टिक सपोर्ट की ट्रेनिंग दी जाती थी। अब्बास कैंप, जैश का एक खास फिदाइन तैयार करने वाला कैंप। दोनों पर एक के बाद एक प्रिसिजन स्ट्राइक्स हुई और दोनों ठिकाने नेस्तनाबूद हो गए। जब तक पाकिस्तान को पूरी तरह समझ आता कि हुआ क्या है, तब तक उसके कई एयर डिफेंस सिस्टम और रडार भी निष्क्रिय हो चुके थे। लाहौर के आसपास के एयर डिफेंस नेटवर्क पर भी असर पड़ा, जिससे उनकी निगरानी क्षमता घट गई। ऑपरेशन के चंद घंटों बाद 7 मई की दोपहर भारत सरकार ने एक विशेष प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मंच पर थे रक्षा मामलों के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय वायुसेना की एक महिला विंग कमांडर और भारतीय सेना की एक महिला कर्नल। ये सिर्फ सैन्य ब्रीफिंग नहीं थी, एक प्रतीकात्मक संदेश भी था। पहलगाम में जिन औरतों के सुहाग उजाड़े गए थे, आज उन्हीं की जैसी बेटियां उन आतंकियों के ठिकानों के खिलाफ की गई स्ट्राइक के बारे में दुनिया को बता रही थीं। भारत ने साफ दिखा दिया कि वो धर्म या जाति के आधार पर बटा हुआ देश नहीं, बल्कि एकजुट राष्ट्र है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि पीओके के 5 और पाकिस्तान के 4 टेरर कैंप्स को निशाना बनाया गया और सभी को भारी नुकसान पहुंचाया गया। इसके तुरंत बाद विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सऊदी अरब, यूएई जैसे देशों को ब्रीफ किया। कई बड़े देशों ने इसे आतंकवाद के खिलाफ जरूरी कदम बताया। अंदरूनी राजनीति में भी इस बार लगभग सभी प्रमुख विपक्षी दलों ने सेना की कार्रवाई पर सवाल उठाने के बजाय समर्थन जताया और एकजुटता दिखाई। ऑपरेशन सिंदूर ने कई स्तरों पर असर छोड़ा। पाकिस्तान की जमीन पर मौजूद कई ऐसे ठिकाने जिन्हें छूना मुश्किल माना जाता था, पहली बार इतनी व्यापक और संगठित स्ट्राइक में निशाना बने। आतंकवादी नेटवर्क को नेतृत्व स्तर पर बड़ा नुकसान पहुंचा। कई कमांडर, ट्रेनर और प्लानर्स एक ही रात में खत्म हो गए। भारत ने साफ संकेत दिया कि अगर किसी भी आतंकी हमले की डोर पाकिस्तान या उसके कब्जे वाले क्षेत्रों से जाकर जुड़ती है, तो जवाब सीमा के इस पार तक सीमित नहीं रहेगा। सबसे अहम बात, इस ऑपरेशन ने उन परिवारों को एक संदेश दिया जिन्होंने पहलगाम जैसी घटनाओं में अपने लोग खोए थे, कि उनकी पीड़ा को सिर्फ आंसू या भाषणों तक सीमित नहीं रखा जाएगा।